अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इमरान वसीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में धमाकेदार ख़बरें हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ हैं और बड़ी अहम ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले हम आप बात करेंगे साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ का नाम ECL से निकालने के मामले के ऊपर। कहा यह जा रहा था कि गारंटी मांगी जा रही है नैब की जानिब से कि अगर नवाज़ शरीफ को जो है वो बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी जाए इलाज मुआलजा कराने के लिए, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो इलाज कराने के बाद पाकिस्तान वापस आएंगे। लेकिन आज नैब का इजलास हुआ, 3:30 बजे ये इजलास हुआ और 3:30 बजे ही मैंने अपने कम्युनिटी पेज के ऊपर आप देख सकते हैं, मैंने ये ख़बर अपडेट कर दी थी, आपको आगाह कर दिया था कि नैब का मौक़िफ़ ये है कि नवाज़ शरीफ का ECL से नाम निकालना जो है वो वफाकी हुकूमत का प्रोगेटिव है, वफाकी हुकूमत की सवाबदीद है, वफाकी हुकूमत का अख्तियार है, नैब का इससे कोई लेना देना नहीं है। और फिर 4:30 बजे हमारी ख़बर की तस्दीक हो गई जब नैब की जानिब से ये ख़बर जारी कर दी गई कि वफाकी हुकूमत नवाज़ शरीफ का नाम ECL से निकालने के मामले के ऊपर ख़ुद फ़ैसला करें। नैब इस पर कोई फ़ैसला करने का जो है वो मतलब नैब ने इस पर कोई फ़ैसला नहीं किया। लेकिन आपको नाज़रीन ख़बरें ये दी गई थी कि नैब जो है वो गारंटी मांग रहा है। नैब किससे गारंटी मांग रहा था, सवाल ये पैदा होता है। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान से गारंटी मांगी जा रही थी कि अगर हम आप इसे बाहर जाने की इजाज़त देते हैं नवाज़ शरीफ को तो ये वापस ना आए, तो इसकी क्या गारंटी होगी और इसे किस तरह से वापस लाया जाएगा। तो नवाज़ शरीफ से तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी बयान हल्फी मांगा था कि आप 3 दिन का बयान हल्फी दे दें कि मंगल तक जो है, हफ्ते का रोज़ था वो जब अबूरी ज़मानत दी गई थी नवाज़ शरीफ को और मंगल को जो है वो 8 हफ्तों की ज़मानत दे दी गई थी। तो अदालत की जानिब से कहा गया कि इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब और चेयरमैन नैब ये बयान हल्फी दे दें कि मंगल तक जो है वो नवाज़ शरीफ को कुछ नहीं होगा, अगर कुछ हुआ तो इसका ज़िम्मेदार जो है वो ये तीनों शख्सियात होंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान होंगे। तो सबसे पहले ये सवाल पैदा होता है कि ये गारंटी किससे मांगी जा रही थी। तो नाज़रीन, सही खबर ये है, कोई सनसनी नहीं है, लेकिन कहा यह जाता है कि हम सनसनी नहीं फैलाते, लेकिन ख़बर सनसनी फैलाने वाली हमारे दूसरे जो सीनियर कोलीग्स हैं वो दे देते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इस किस्म की कोई गारंटी नैब की जानिब से नहीं मांगी गई। लेकिन यहाँ पर यह बात ज़रूर सोचने की है कि आखिर नैब ने यह फ़ैसला क्यों किया और बॉल जो है वो हुकूमत के कोर्ट में क्यों डाली है। इसकी वजह नाज़रीन आपको मालूम होगा कि माजी में भी नैब ने कुछ नाम जो है वो ECL में डलवाए थे, लेकिन वफाकी हुकूमत ने वो नाम जो है वो नैब से पूछे बगैर निकाल दिए थे। तो इस मरतबा भी नैब ने फिर ये फ़ैसला किया है कि हम इसके ऊपर रिकमेंडेशन क्यों दें कि नवाज़ शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दी जाए और उनका नाम ECL से निकाला जाए। तो माजी की तरह ये फ़ैसला भी जो है वो वफाकी हुकूमत खुद करे। और नाम जो आ रहा है वो जुल्फ़ी बुखारी का आ रहा है, जिसका नाम नैब ने ECL में डलवाया था, लेकिन वफाकी हुकूमत ने 1 घंटे के अंदर जुल्फ़ी बुखारी का नाम जो है वो ECL से निकाल दिया था। इसके अलावा हमारे पास जो धमाकेदार ख़बर ये है कि जिस तरह से जो इस वक्त तर्जमान है वज़ीर आज़म इमरान खान की फ़िरदौस आशिक़वान, उनकी जानिब से कहा गया था कि जिस अंदाज से नवाज़ शरीफ को ज़मानत दी गई है तिबी बुनियादों के ऊपर, इसके बाद जो जेलों के अंदर कैद दीगर कैदी हैं वो भी अदालतों से रुजू करेंगे और वो भी कहेंगे कि उनकी तबीयत भी जो है वो ख़तरनाक हद तक गिर चुकी है, उनकी ज़िंदगी को भी ख़तरा लाहक है, तो लिहाजा उन्हें भी जो है वो ज़मानत पर रिहा किया जाए। तो अब ये मामला सामने आ चुका है। 10,000 कैदियों ने जो कि पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं, उनकी जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर कर दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि उन्हें वो शदीद बीमार हैं, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक है, उन्हें ज़मानत के ऊपर रिहा किया जाए। और इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने इस पर समाअत करते हुए यह मामला जो है वो चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब को भिजवा दिया गया है और डायरेक्शन ये जारी की गई है, हदायत ये जारी की गई है कि जो चीफ़ सेक्रेटरी हैं वो होम डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इन 10,000 कैदियों के इलाज मुआलजे की मामले के ऊपर, ज़मानत के ऊपर जो है वो फ़ैसला करें। तीसरी जो हमारी धमाका खेज़ खबर है, जो हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ है, उसमें यह बताया गया नाज़रीन आपको कि जो परवेज़ इलाही और फजलुर रहमान के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसमें एक ग्रेट गेम ये हो रही है कि परवेज़ इलाही जो है वो कोशिश कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिल के मामलात को इस नहज के ऊपर जो है वो लाया जाए कि उस्मान बुज़दार को पंजाब से तब्दील कर दिया जाए और उसकी जगह के ऊपर जो है वो परवेज़ इलाही ख़ुद वज़ीर आज़म बन जाएँ। तो नाज़रीन, ये ख़बर भी किसी सनसनी से कम नहीं है। हकीकत यह है कि परवेज़ इलाही को जो मैंडेट दिया गया है वो वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से दिया गया है और चौधरी बरादरान जहाँ हुकूमत का मैंडेट हासिल है, जब किसी के साथ मुज़ाकरात या मुफ़ाहमत के लिए जाते हैं तो सबको पता होता है, जो तासुर आता है कि ये अपने आप ये मुज़ाकरात के लिए नहीं गए, बल्कि ताकतवर हलकों की जानिब से उन्हें ये भिजवाया गया है मुज़ाकरात करने के लिए। तो ये जो मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुज़ाकरात चौधरी बरादरान कर रहे हैं, गो कि वो ख़ुद भी चाहते हैं कि मुफ़ाहमत हो और मामला अफ़ाम तफ़हीम के साथ हल हो। ये जो धरना यहाँ पर H9 के ऊपर बैठा है, पेशावर मोड़ के ऊपर बैठा है, ये वापस चला जाए, ये लोग डिस्पर्स हो जाएँ। तो
नेक नीयती की बुनियाद के ऊपर जो है वो चौधरी बरादरान इस मुज़ाकरात को आगे जो है वो बढ़ा रहे हैं। अगर माजी में जाते हैं चौधरी बरादरान की, तो मुस्लिम लीग नवाज़ के जब ये जो नवाज शरीफ हैं और शहबाज शरीफ जब परवेज़ मुशर्रफ के साथ मुआहदा करके चले गए थे, उसके बाद उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज़ से जो है वो लाताल्लुकी का इज़हार किया था और उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर कहा गया था कि हमें धोखा देकर गए हैं, हमें बताए बगैर गए हैं, इसलिए हमने अपनी राहें जुदा कर लीं। लेकिन जब परवेज़ मुशर्रफ के साथ ठहरे तो आखिरी दम तक और आज तक उनके साथ ठहरे हैं, कभी उनके पीठ पीछे जो है वो छुरा जो है वो नहीं घोंपा। तो ये जो तासुर दिया जा रहा है कि चौधरी बरादरान जो है वो मुज़ाकरात की आड़ में कुछ अपनी गेम बनाने के चक्कर में है, ये सरासर गलत और मन घड़त खबर है। सिर्फ जो है सनसनी फैलाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए और व्यूज़ लेने के लिए। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान की अगर आज़ादी मार्च की हम बात करते हैं, तो आज़ादी मार्च के मामले के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जो मरकज़ी जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से प्लान बी के ऊपर जो है वो गौर करना शुरू कर दिया गया है। और प्लान बी में जहाँ शटर डाउन और हड़ताल करना जो है वो ज़ेर गौर लाया जा रहा है, वहाँ जो बड़ी अहम शाहराएँ हैं पाकिस्तान की, जिनमें शाहरा रेशम है, चमन को जाने वाला रास्ता है, और उसके साथ साथ तोरखम बॉर्डर को जाने वाला जो रास्ता है, इंडस हाईवे जो है, उन्हें बंद करने के मामले के ऊपर भी जो है वो गौर किया जा रहा है। और मौलाना फजलुर रहमान ये कहते हैं कि हमारा ये जो धरना है ये दरअसल धरना नहीं है, बल्कि ये आज़ादी मार्च है, और हमने अफ़ाम तफ़हीम के साथ हमने बहुत सारे अपने अहदाफ जो है वो हासिल किए हैं, और जो वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तीफ़ा हासिल करने की जो हिकमत अमली है उसमें तब्दीली लाई जा सकती है, और हम अपनी हिकमत अमली वक्त के साथ साथ जो है वो तब्दील करेंगे। बहरहाल अभी ये धरना यहीं पर बैठा है H9 के ऊपर, कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे कि ये धरना जो है यहाँ पर ख़त्म होगा। लेकिन आपको नाज़रीन बहुत सारे हमारे साथी 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर जो है ये धरना ख़त्म होने की ख़बरें दे चुके हैं, और अब तकरीबन जो है वो 11 से 12 रोज़ हो चुके हैं, वो 2 से 3 रोज़ ख़त्म नहीं हुए जिन दिनों में ये धरना ख़त्म होना था। अब हम आपको बताएँगे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मुकदमे की समाअत का आंखों देखा हाल। आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के जो वकील हैं मुनीर मलिक, उनकी जानिब से दलाइल नहीं दिए गए। एडवोकेट बाबर सत्तार जो हैं, जिन्हें आप जियो के प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में देखते हैं, और अफसा कोमल के हल्के फुल्के ठंडे गर्म मीठे मीठे सवालात का वहाँ पर वो जवाब देते हुए अपना तज़िया पेश कर रहे होते हैं। लेकिन आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से वो बतौर वकील जो है वो पेश हुए, और इनकम टैक्स कानून के मामले के ऊपर उनकी जानिब से दलाइल दिए गए। लेकिन जब हम कमरा अदालत में बैठे थे तो हमने ये देखा कि जिस तरह से तसल्सल के साथ जजेस की जानिब से उन्हें सवालात पूछे गए, तो लगा ये कि हमें ये लगा कि बाबर सत्तार को अब अफसा कोमल के सवालात जो है वो आसान दिखाई दे रहे होंगे, और अदालत के जो सवाल थे उन्हें मुश्किल दिखाई दे रहे हैं, और उन्हें सवाल देने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। और एक मौके के ऊपर बाकायदा जो बेंच के सरबराह हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल, उनकी जानिब से ये मुखातिब करते हुए बाबर सत्तार को ये कहा गया कि मुनीर मलिक तो 40 साल से वकालत कर रहे हैं, उन्हें अदालती सवालात का जवाब देने में इतनी मुश्किल नहीं होती, लेकिन लग ये रहा है कि आपको सवालात का जवाब देने में कुछ वक्त लगता है, आप सोचते हैं और जवाब देने में थोड़ा सा वक्त लेते हैं। तो हमारे जो सवालात हैं आप इन्हें नोट करते जाएँ और इनका जवाब आप बाद में दे सकते हैं। तो आज जब समाअत का आगाज़ हुआ, बाबर सत्तार जो हैं वो रोस्टम पर आए, तो उमर अता बंदयाल की जानिब से उन्हें वेलकम किया गया, खुशामदीद कहा गया, और कहा कि हम आपके आर्टिकल्स पढ़ते रहते हैं, बड़े ज़बरदस्त आपके आर्टिकल्स होते हैं, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि आज इनकम टैक्स के मामले के ऊपर जो कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के रेफरेंस से मुंसलिक है, आप अदालत की जो है वो बेहतरीन अंदाज में जो है वो मुआवनत करेंगे। और बाबर सत्तार की जानिब से भी ये कहा गया कि उनके लिए बड़े एजाज़ की बात हो कि इस अदालत की जो है वो मुआवनत करना। तो उनकी जानिब से जब दलाइल का आगाज़ किया गया तो बाबर सत्तार ने ये कहा कि वो इनकम टैक्स का जो कानून है उसके ऊपर अपने दलाइल देंगे, और जो भी दलाइल दिए, जो बात हुई, मैंने लिखी हुई है, क्योंकि बहुत तवील समाअत होती है, तमाम बातें जो है वो ज़बानी तौर पर याद करना आसान नहीं होती। तो पहले सेशन में वो कहते हैं, जब आगाज़ करते हैं, वो कहते हैं कि जो इनकम टैक्स का जो कानून है वो किसी भी शख्स को इस बात का पाबंद नहीं करता कि अपने बीवी और बच्चों के जो असासे हैं वो अपने गोशवारों में ज़ाहिर करें, बल्कि इनकम टैक्स का जो कानून है वो इनफरादी बात करता है कि इनफरादी शख्स जो होता है, इनफरादी तौर पर उसने अपने असासे और जो वाजबात हैं वो अपने गोशवारों में ज़ाहिर करने होते हैं। और उनकी जानिब से कहा गया कि जो आर्टिकल 209 है, जिसके तहत किसी जज को उसके ओहदे से हटाया जा सकता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई के बाद, ये आर्टिकल जो है वो तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करता है जज को। और आर्टिकल 209 के तहत किसी भी जज के जो बुनियादी हकूक़ होते हैं वो अलग नहीं हो सकते। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को भी जो है, जो आइन का आर्टिकल 10A है, जिसके तहत किसी भी शख्स को फेयर ट्रायल का हक हासिल होता है,
तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को भी ये हक़ जो है वो हासिल है। जब उन्होंने ये बात की तो जस्टिस मुनीब अख्तर जो कि सबसे ज़्यादा सवाल जो है वो इस मुकदमे में उनकी जानिब से किए जाते हैं, उनकी जानिब से सवाल उठाया गया कि देखें जो आर्टिकल 10A है वो बात करता है फौजदारी मुकदमात की और सिविल दीवानी मुकदमात की, लेकिन जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई होती है अदालती फ़ैसलों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के मुताबिक उसकी नौइयत मुख्तलिफ होती है, ना वो फौजदारी कार्रवाई होती है ना ही वो सिविल या दीवानी कार्रवाई होती है। इसके बाद जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि आर्टिकल 209 के तहत एक इंतज़ामी कार्रवाई जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करती है और उसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस भी होते हैं, लेकिन अगर ये मामला जो है असिस्टेंट इनकम टैक्स के ऊपर छोड़ दिया जाए और उसके बाद फिर अपील इनकम टैक्स कमिश्नर को की जाए और फिर एपलेट फोरम के ऊपर जो है वो अपील दायर करने का अख्तियार दे दिया जाए, तो फिर जो आर्टिकल 209 है उसका जो इतलाक़ है, उसकी जो ज़रूरत है वो उसका मजाक जो है वो बन जाता है, तो उसकी ज़रूरत जो है वो बाकी नहीं रहती। फिर उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी इस मामले के ऊपर जब कार्रवाई कर रही थी, अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये समझती कि जो इनकम टैक्स का मामला है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने बच्चों के जो असासे हैं, अहलिया के जो असासे हैं वो ज़ाहिर नहीं किए, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खुद से भी ये मामला जो है वो इनकम टैक्स अथॉरिटी को भिजवा सकती थी। लेकिन जस्टिस उमरता बंदियाल ने यह कहा कि सबसे अहम सवाल ये है, सबसे अहम सवाल जो है वो बारे सबूत का है और फ़ंड्स का है कि ये प्रॉपर्टीज़ जो ख़रीदी गई इसके लिए फ़ंड्स जो है वो कहाँ से आए। लेकिन बाबर सत्तार कहते हैं आगे चल के एक लम्हे के लिए भूल जाएं कि ये मुकदमा किसी जज का है, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का है। अगर किसी जगह के ऊपर बिल्डिंग कोड्स की खिलाफ वर्जी होती है या ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी होती है और उसके ऊपर जो है वो चालान काटा जाता है और चालान की पेमेंट कर दी जाती है, तो इस बुनियाद के ऊपर किसी जज के खिलाफ जो है वो मिसकंडक्ट का मुकदमा जो है वो बिल्डिंग कोड्स और ट्रैफिक लॉज की खिलाफ वर्जी के ऊपर जो है वो नहीं बन सकता। इस पर उमरता बंदियाल ने फिर कहा कि आप अमूमी अंदाज में जो है वो दलाइल दे रहे हैं और लेकिन बहरहाल आप अपनी जो दलाइल हैं वो जारी रखें, आप प्रोसीड करें और आगे चलकर हम आपको इस मामले के ऊपर मज़ीद भी जो है वो सवालात करेंगे। फिर बाबर सत्तार कहते हैं कि ये टारगेटेड किया गया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को और उनके खिलाफ ये रेफरेंस बनाया गया हुकूमत ने और बाकायदा एक कोलैटरल एफर्ट थी ये, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ये कहते हैं कि ये जो रेफरेंस भेजा गया है कि सिर्फ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ नहीं भेजा गया बल्कि 2 जजेस के खिलाफ भेजा गया था, उनमें एक जज जो है वो सिंध हाई कोर्ट के आगा वो भी शामिल हैं। फिर बाबर सत्तार मजीद आगे प्रोसीड करते हैं अपने दलाइल के ऊपर, कहते हैं कि इस मामले को भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को जो रेफरेंस है इसे पनामा का रंग दिया गया और कहा गया कि ऑफशोर कंपनियां बनाई गई, बच्चों के नाम के ऊपर प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई और बच्चे जो हैं वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ज़ेर कफ़ालत नहीं हैं, लेकिन रेफरेंस में ये कह दिया गया कि बच्चे उनके ज़ेर कफ़ालत हैं, लेकिन इस हवाले से कोई होमवर्क जो है वो मुकम्मल करके रेफरेंस का हिस्सा नहीं बनाया गया। जिस पर जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि ये भी आपने साबित करना है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बच्चे हैं या उनकी जो अहलियाँ हैं वो उनके ज़ेर कफ़ालत नहीं हैं। महज टैक्स रिटर्न्स फाइल कर देने से ये बात साबित नहीं होती कि बच्चे या अहलिया उनके ज़ेर कफ़ालत नहीं है। और उनकी जानिब से एक बड़ा सवाल ये भी उठाया गया कि जो अखराजात थे अहलिया के जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की बीवी के वो उनकी आमदन से ज़्यादा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है और ये जज के मिसकंडक्ट का मुकदमा है और असल सवाल जायदादों का नहीं बल्कि सोर्स ऑफ फंड्स का है कि ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो किस तरह से जो है वो ख़रीदी गई। इसी तरह से आगे चल के जब वो जस्ट बाबर सत्तार जो हैं रेफरेंस की अथेंटिसिटी के ऊपर सवाल उठाते हैं कि सदर मुमलिकत ने अपनी ओपिनियन नहीं बनाई और ये रिक्वायरमेंट जो पूरी करनी थी वो पूरी नहीं की गई, एग्जेक्टिव ने अपना काम नेकनीयती के साथ नहीं किया, तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने फिर उन्हें जो है वो यहाँ पर जो है वो टोका और उनकी जानिब से कहा गया कि आप यहाँ पर अदालत में आए हैं इनकम टैक्स लॉ के ऊपर जो है वो अदालत की मुआमलत करने के लिए, तो लिहाजा इधर उधर जाने की बजाय आप अपने जो दलाइल हैं उन्हें कन्फाइन करें इनकम टैक्स लॉ के ऊपर। बाकी जो मामलात हैं उसके ऊपर मुनीर मलिक साहब दलाइल दे चुके हैं और आपके बाद फिर दोबारा से भी उन्होंने दलाइल देना है तो वो बातें ये खुद से जो है वो दोहरा लेंगे। और जया अफरीदी की जानिब से कहा गया कि जो रेफरेंस बनाया गया था वो ARU की एसेट रिकवरी यूनिट की रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर बनाया गया था और उसमें जो मामला था वो यही था कि गोशवारों में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने अहलिया और बच्चों के जो असासे हैं वो ज़ाहिर नहीं किए। अब इस केस की समाअत जो है कल मंगल तक मुलतवी कर दी गई है और बाबर सत्तार जो हैं वो अपने दलाइल जो हैं वो जारी रखेंगे। तो नाज़रीन ये तो आज की थी हमारी धमाकादार खबरें। तो नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहूँगा, मुझे उम्मीद है कि कोई ख़बर मैंने जो है वो अधूरी नहीं छोड़ी होगी। कुछ नाज़रीन ये शिकायत करते हैं कि मैं ख़बर मुकम्मल नहीं देता, बहुत सारी ख़बरें मैं विद इन द ब्रैकेट जो है वो दे जाता हूँ, उसे एक्सप्लेन नहीं करना होता, उसे समझना होता है हमारे नाज़रीन ने खुद ने। लेकिन मैंने इस प्रोग्राम में मुकम्मल तौर पर तमाम ख़बरें कोशिश की हैं कि उसे अच्छे अंदाज़ में सम अप किया जाए और आपको उसकी मुकम्मल समझ भी आए। आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।